हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं मानव जनन के 25 क्वेश्चन, जिसमें आपके सब्जेक्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे और वो क्वेश्चन आपके गेस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह पेन और कॉपी लेके आपने बैठने हैं, लेकिन ये नहीं कि बस देखते हुए चलना है, चीज़ों को नोट ना करें। ठीक है, तो सारे लोग जल्दी से लिंक को शेयर करके सारे बच्चों को बुला लीजिए जो जुड़ चुके हैं। ठीक है, जो नहीं आए उनको भी बुला लीजिए और फिर जब सारे लोग जुड़ जाएंगे तो क्लास हमारी क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहती हूँ कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरी जो तैयारी एकदम जीरो लेवल है, मैंने अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन मौका ये है कि यहाँ आप सभी के लिए शिखर 2.0 स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपका एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। जीरो लेवल का मतलब क्या होगा कि इसमें आपकी जो तैयारी होगी वो चैप्टर 1 से लेके स्टार्ट की जाएगी और चैप्टर 1 से लेके बाकी जितनी भी आपके चैप्टर होंगे वो सारे करवाए जाएंगे। इस बैच के साथ साथ एक बैच आपको और भी प्रोवाइड की जाएगी। ये आपके शिखर बैच 2.0 है और इसके पहले वाली जो बैच है वो शिखर बैच है, जिसमें इसमें आपका एकदम जीरो से स्टार्ट कराया जा रहा है। स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेज भी हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना भी रहे हैं। और जो दूसरा आपका बैच है उसमें आपके आधे इसकी लगभग आधा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप दोनों सभी बच्चों के लिए दो मौका है, यहाँ ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप किसी ऑफलाइन में जाते हैं या ऑनलाइन में जाते हैं तो अब ये ऐसा एक टाइम आ गया है कि जिसमें आपके कुछ न कुछ चैप्टर 2 से 4 से 5 से 6 चैप्टर पढ़ाई दी गए हैं। तो यहाँ पे एकदम जीरो है, जो भी बच्चा इच्छुक है वो जुड़ सकता है। अब इस बैच में बेटा आपको प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, इसमें आपकी क्या है, डेली क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस। देखो 10 से 12 घंटे की आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी। ठीक है, डेली लाइव क्लास के बाद इसमें लाइव डाउट क्लासेज, अगर आपने क्लास में पढ़ा, क्लास में आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाया तो उसके लिए आपको अलग से लाइव डाउट क्लासेज है। इसके बाद क्लास नोट PDF है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है, हफ्ते में एक दिन सारे सब्जेक्ट का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बुक लेने खरीदने में दिक्कत होती है, तो ऐसा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा कि आपको किसी बुक लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ इसमें आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर। तो आज की जो हमारी क्लास क्या है, गेस्ट पेपर की और कौन से चैप्टर, मानव जनन की, और मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। अब इस बैच से आपको ज्वाइन होने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो इस नंबर पे 930 577 1375 पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा सा बेहतरीन मौका है। ठीक है, और अच्छा सा बेहतरीन मौका के साथ साथ क्या है कि इसमें आपको दो बैच हैं और दो बैच में एक में आपका लगभग आधा ख़त्म है और एक में क्या है कि आपका स्टार्ट है। तो ये ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन है, कहीं आप पता कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हमने क्या देखा, मानव जनन। मानव जनन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है और क्या है, 25 गेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ठीक है, किस जनन परत से, जो ब्लड है। ठीक है, किसका, ब्लड का, क्योंकि ब्लड हमारा क्या है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का ही परिवहन होता है। पूरे शरीर में अगर किसी का परिवहन होता है तो वो किसका होता है, ब्लड का। तो ब्लड का यहाँ पे पूछ रहा है कि किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में, एंडोडर्म, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहीं भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा याद रखने हैं कि मेसोडर्म से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी राइट आंसर होगा कि जो ब्लड होता है, ठीक है, क्या होगा, जो ब्लड है, इस ब्लड का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, ये एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया। ठीक है, अब इस ब्लड का जो निर्माण है, ठीक है, इस ब्लड का जो निर्माण हुआ है किससे, मेसोडर्म से। मेसोडर्म से, ये मेसोडर्म जो होती है ये जनन परत की एक लेयर होती है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा होगा कि जनन परत क्या होती है, तो जनन परत की कितनी लेयर होती है बेटा, 3 लेयर होती है। ठीक है, जनन परत की कितनी लेयर, 3 लेयर, और 3 लेयर में एक मेसोडर्म होता है, एक होता है एक्टोडर्म। ठीक है, क्या होगा, एक एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म। क्या होगा, एंडोडर्म। तो
तो ये जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म से ही ब्लड का क्या होता है, उद्भव होता है। इसके साथ साथ किसका, परिवहन तंत्र का भी उद्भव होता है। किसका, परिवहन तंत्र का। परिवहन का मतलब जो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, परिवहन की पूरी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सा द्विगुणित संरचना है। अब निम्नांकित में कौन सी द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित का मतलब होता है डिप्लॉयड और अगुणित का मतलब होता है हैप्लॉयड। यानी द्विगुणित का मतलब हो जाएगा कि कोई भी जीव है, ठीक है, ये कोई भी जीव है और इस जीव में जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 46 होगी। और अगर पेयर की आप बात करोगे तो कितना होगा, 23 होगा। तो ऐसे जो जीव होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, द्विगुणित। क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कितने हैं, 4 दिए हैं, शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज और भ्रूणपोष, ठीक है। तो देखो, एक जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है किसी भी जीव की, अगर कोई भी जीव है अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कंटिन्यू क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन की क्रिया कर रहा है। अब कंटिन्यू रिप्रोडक्शन करते करते वो क्या कर रहा है कि नई नई जाति का विकास, यानी कि एक साइड से एक लोग का डेथ हो रही है, दूसरे साइड से एक नई जाति का, एक नई संतति का जन्म हो रहा है। तो ये क्रियाएं जो हमारी क्या है, धीरे 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 चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी भी नई संतति का जन्म होना होता है, एग्जाम्पल जैसे एक मानव है, ठीक है, मानव में, अब मानव में हम 2 चीज लेंगे, एक नर और मादा, ठीक है, नर और मादा। अब इस नर और मादा, इसने अपने क्या, मेल गैमिट इसका क्या है, स्पर्म है, ठीक है, और ये मादा फीमेल गैमिट क्या है, ओवम है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, संलयन होगा। क्या होगा, फ्यूजन। संलयन को क्या बोलते हो, फ्यूजन बोलते हो। तो संलयन के बाद ये क्या होती हैं, ये हमेशा यन होती हैं। क्या होंगे, यन होते हैं। एन क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर 3 में आपको पढ़ाया है कि जब गैमेट जेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन की जब प्रक्रिया होती है तो अंडाणु शुक्राणु जनन में जो मातृ कोशिका से जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी। यानी कि 46 है तो वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 2n से क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो n प्लस n ये जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो 2n हो जाएंगे, और इस 2n को मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों जो गैमेट्स हैं मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट, और इसी जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से अगर कोई द्विगुणित संरचना है तो क्या है, आपकी युग्मनज है, यानी कि जाइगोट है, जाइगोट है, ठीक है। बाकी ये आपकी n है, ये भी आपकी n है, और ये जो भ्रूणपोष है ये आपकी क्या होती है, 3n होती है। 3n क्यों होती है, क्योंकि आप डबल फर्टिलाइजेशन देखे हो, क्या देखे हो, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपने क्या देखा है कि एक ही जीव में, ठीक है, जो 2 मेल गैमीट होते हैं, एक अंड कोशिका से और एक सेंट्रल न्यूक्लियस से संलयित होते हैं, तो एक बनाएगा 2n और एक बनाएगा 3n। तो ये 3n जो होता है ये क्या होंगे, भ्रूणपोष। तो ये हमेशा क्या होते हैं, 3n होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला है, ठीक है, क्योंकि बिना एक का एक नाई, जो हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जनन की जो प्रक्रिया हो रही है, तो बिना एग के, ठीक है, बिना ओवम के किसी भी जाति का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर कोई भी जीव रिप्रोडक्शन कर रहा है, जनन की क्रिया कर रहा है, तो जनन करने के लिए उसको क्या चाहिए, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट चाहिए। तो मेल अपना मेल गैमिट देता है, फीमेल अपने फीमेल गैमिट देती है, ठीक है, मादा युग्मक को देती है। तो ये अगर कोई महिला है, ठीक है, ये क्या है, एक महिला है, ठीक है, ये क्या एक महिला है। अब इस महिला के, ठीक है, इस महिला के पूरे जीवन काल में, इसकी पूरे जीवन काल के मतलब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि जन्म हुआ, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक की, नहीं, पूरी जो इसकी जीवन काल यानी कि जब तक इसकी क्या होगी, प्रजनन अवस्था होगी। क्या होगी, जब तक इसकी क्या होगी, प्रजनन अवस्था होगी, तब तक इसमें क्या होगा, 400 अंडे का निर्माण होता है। निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे पेयर के फॉर्म में क्या होती है, ओवरी होती है। ओवरी को क्या बोलते हो, अंडाशय बोलते हैं। तो हालांकि एक महिला है, इस महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक जोड़ी ओवरी है, ठीक है, लेकिन इसमें जब एक का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक मंथ इस ओवरी से तो दूसरे मंथ इस ओवरी से। इसका मतलब नहीं है कि अगर पेयर के फॉर्म में है तो दोनों ओवरी से दो मंथ में दो एग का फॉर्मेशन होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये पहले मंथ में इससे हुआ, ठीक है, तो दूसरे मंथ में क्या होगा, इससे होगा। तो एक महिला का जो पूरा जीवन काल होता है उनमें कितने 400 ओवम का फॉर्मेशन होता है। आंसर क्या होगा, 400, जिसमें आपका 4000, 40, 365 इतने दिए हैं, लेकिन आंसर हमेशा क्या होगा, 400 होंगे। कि अगर कोई स्वस्थ महिला है वो पूरे जीवन काल में कितने 401 का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। सटोली कोशिका का काम होता है पोषण देना, ठीक है। सटोली कोशिका का काम क्या होता है, पोषण देना। तो देखो ये सटोली कोशिकाएं जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सहायक अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक सहायक अंग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, ठीक है, जैसे महिला में पेयर फॉर्म में क्या है, ओवरी है, इसी तरह पुरुष में भी पेयर फॉर्म में क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। अब ये जो बाहरी वाला क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, वृषण कोश। क्या बोलेंगे, वृषण कोश, ठीक है। अब इस वृषण कोश के अंदर ये जो पेयर फॉर्म में है इन दोनों को क्या बोलेंगे, वृषण। क्या बोलेंगे, वृषण। वृषण के अंदर लगभग, ठीक है, वृषण के अंदर लगभग 260, कितना, 260 वृषण पालिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 260 वृषण पालिकाएं। तो ये जो है ये क्या है, वृषण पालिका, वृषण पालिका। अब इस वृषण पालिका के अंदर, ठीक है, इस वृषण पालिका के अंदर 1 से लेके 3, ठीक है, 1 से 1, 2, 3 या 1 से लेके 3 क्या होती हैं, नर जन्म कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, नर जन्म कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या होंगी, शुक्र नलिका होगी, ठीक है, शुक्रजनक नलिका होती है। क्या होंगी, शुक्र जनक नलिका, ठीक है। अब अगर इस एक वृषण पालिका को हम यहाँ लें, ठीक है, मान लो हमने क्या लिया, एक वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका को हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब इस वृषण पालिका में हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नर जन्म कोशिकाओं की संख्या है कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, शुक्रजनक नलिका है। अब इस शुक्रजनक नलिका को क्या करो, मानो हमने ये ले लिया, ठीक है, ध्यान देना, वृषण पालिका और ये क्या है, शुक्रजनक नलिका है। क्या है, ये शुक्रजनक नलिका है। अब इस शुक्रजनक जो नलिका होती है इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। ये क्या होती है, नर जन्म कोशिका, ठीक है, ये होती है सटोली कोशिका, ठीक है। क्या होंगी, ये होंगी नर जन्म कोशिका। क्या होंगी, नर जन्म कोशिका, ठीक है, और ये होंगी सटोली कोशिका। तो ये सटोली जो सेल होंगी ये नर जन्म कोशिका क्या करेगा, स्पर्म का, ठीक है, किसका, स्पर्म का, यानी कि शुक्राणु का निर्माण करेगा। तो शुक्राणु को ये क्या करेगा, पोषण देगा। क्या देगा, पोषण देगा। ये तो हमने पूरा एकदम डिटेल देख लिया, कहाँ पाए जा रहे हैं, कैसे। अब ये जो सटोली कोशिका क्वेश्चन क्या है, कहाँ पाई जाती है, तो हमें कहाँ दिखा, वृषण के अंदर। वृषण के अंदर वृषण पालिका, वृषण पालिका के अंदर शुक्र नलिका और शुक्र नलिका के अंदर ही हमारी क्या है, सटोली कोशिका। सटोली कोशिका का कार्य है वृषण को पोषण देना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी की वृषणों में, किसमें, टेस्टिस में क्या होगा, सटोली कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मानव के थायराइड में, मेढक के अंडाशय में, मादा मानव के अंडाशय में या खरगोश के वृषण में। तो किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ए, बी, सी या डी। तो देखो जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं,
ठीक है, ये एक तो चीज आपने एकदम क्लियर कर लेनी है कि मानव के थायराइड में तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे खरगोश के वृषण में तो भाई मेल पार्ट्स है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं ये किसमें, अंडाशय में, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पुटक कहते हैं। ठीक है, गर्भाशयी पुटक कहते हैं ना, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो पुटक होते हैं, ग्राफियन पुटक होते हैं, इनके द्वारा ही क्या होता है, जो अंडे का ओवुलेशन, अनेक का निर्माण या जो आवर्तन चक्र चलती है, ये सारी क्रियाएं यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, मादा मानव के अंडाशय में। ठीक है, कहाँ पे, मादा मानव के अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, मेढक के अंडाशय में। तो कहीं कभी कभी बोल दिया जाता है कि मेढक के अंडाशय में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, गैमेट निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस या मियोसाइट। गैमेट निर्माण की क्रिया को, यानी कि वो ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, क्योंकि युग्मक ही क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, और रिप्रोडक्शन करने के बाद वो जो गैमेट है, वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट इन दोनों का संलयन हो रहा है, उससे एक नई जाति का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक नई जाति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उद्भव हो रहा है ना। तो देखो, जो गैमेट निर्माण की क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस। दूसरा होता है वूजेनेसिस। ठीक है, वूजेनेसिस। वूजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं अंडजनन, अंडजनन। अब इस अंडजनन से क्या निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस को क्या बोलेंगे, हिंदी में शुक्रजनन। शुक्रजनन से क्या होगा, मेल गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं, और मेल गैमेट क्या होगा, शुक्राणु होगा, इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, मोरुला होता है, गैस्ट्रुला होता है, युग्मनज होता है या ब्लास्टोसिस्ट होता है। देखो, आपको पता है कि यहाँ पे मान लो ये एक मेल है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। इन दोनों ने क्या किया, इसने अपने क्या दिया, मेल पार्ट्स को, और इसने क्या दिया, अपने फीमेल पार्ट्स को। अब इन दोनों के बीच में जब संलयित हो, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से संलयित होते हैं। संलयित होने के बाद क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, यन है, यन है, ये क्या हो गए, 2n हो गए। ओके, अब यहाँ पे जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट में आपको विशेष प्रकार का चेंज दिखता है। मानो ये जाइगोट है, ठीक है, तो इस जाइगोट में एक विशेष प्रकार का आपको समसूत्री विभाजन देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, एक से यहाँ पे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, देखो आकार में चेंज नहीं होंगी, साइज वही रहेगी, ये ध्यान देनी, साइज वही रहेंगी। 2 है, 2 से कितनी बन गई, 4 बन गई। ठीक है, 4 से कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। ठीक है, 8 से कितनी बन जाएंगी, 16 बन जाएंगी। 16 से कितनी बन जाएंगी, 22, यानी कि 32, 32 से क्या हो जाएगा, 64, 64 से आगे ये प्रोसेस यानी कि बढ़ती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक विशेष प्रकार का, यानी कि संख्या में बढ़ेगा, आकार में कोई चेंज नहीं। ये जो क्रिया होती है, इस पूरे क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विदलन। क्या बोलते हैं, विदलन। और ये विदलन की जो क्रिया होती है, जाइगोट बनने के तुरंत बाद होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी जाइगोट बनने के 24 आवर्स बाद यहाँ पे क्लीवेज, यानी कि जो जाइगोट बना, जाइगोट का क्लीवेज होने लगता है। यानी कि ये अगर 2n है तो ये भी क्या होगा, ये भी 2n है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या देखोगे, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, बाकी सारे क्या होंगे, 2n होंगे। तो यहाँ से ये जो 16 वाली अवस्था होती है, इस 8 और 16 के बीच की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। और जब मेल और फीमेल गैमेट का संलयन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद
दूसरा आता है गैस्ट्रुला, ठीक है। तो ये जो 16 बना, 16 से 32, 32 से बनने के बाद आपको आगे चल के एक विशेष प्रकार का, ठीक है, ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर से एक विशेष प्रकार की संरचना, यानी कि जो 16 कोशिकी वाले जो विशेष प्रकार के चेंज हो रहे हैं, ये कुछ अलग प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, यानी कि कुछ सेल यहाँ आ जाएंगी साइड साइड में, क्या होगा, कुछ सेल क्या होगी यहाँ साइड साइड में आ गई, और कुछ सेल जो होंगी वो एक समूह बना के रह लेंगी, ठीक है, एक समूह में हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास, हिंदी में बोलते हैं अंतराकोशिकी समूह, ठीक है। और इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के बाद ये वाली जो गुहा बचती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट गुहा या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। तो ये जो गर्भाशय के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर अगर किसी चीज का रोपण होता है तो वो किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का, क्योंकि यही जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, इसी का क्या हो जाएगा, रोपण होगा, और रोपण होने के बाद 7 दिन में भ्रूण का, ठीक है, वो भ्रूण में क्या हो जाएगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, भ्रूण में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 7 दिन के प्रोसेस है, यानी कि जाइगोट बनने से यहाँ तक की जो प्रोसेस है कितने दिन लगेंगे, 7 दिन। 7वें दिन में यहाँ क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा। मारूला कभी नहीं होता है, गैस्ट्रुला जो होगा, अब रोपण होने के बाद गैस्ट्रुला की अवस्था आएगी जिसमें ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये 2 भाग में डिवाइड होंगे, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो हाइपोब्लास्ट से अप्रा, एपीब्लास्ट, ये सारी चीजों से जनन परतों यानी कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, इन सारी चीजों का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निषेचन आंतरिक होता है तारा मछली में, हड्डीदार मछलियों में, शार्क में या उभयचर में। तो देखो आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखो अगर आप फर्टिलाइजेशन देखते हो, ठीक है, क्या देखते हो, फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन जो ये प्रत्येक जीव है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल, दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो देखो इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जनन की वह प्रक्रिया, ठीक है, या सॉरी निषेचन की वह प्रक्रिया जो गैमीट का फॉर्मेशन यानी कि नर और मादा युग्मक का जो सलन हो रहा है वो शरीर के अंदर होगा, मादा शरीर के कहाँ होगा, अंदर होगा। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन, तो जनन की निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा का जो संलयन हो रहा है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा, मादा शरीर के बाहर होगा, कहाँ होगा, मादा शरीर के बाहर। तो इस प्रकार की जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाह्य फर्टिलाइजेशन। तो अगर यहाँ पे उभयचर की आप बात करोगे, उभयचर को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, एम्फीबियन। अब जितने भी एम्फीबियन हैं, जितने भी मेढक हैं, उनको उभयचर हम क्यों कहते हैं, जो हमारा मेढक वर्ग है, इसलिए क्योंकि ये जो उभयचर होते हैं वो जल और स्थल पे दोनों पाए जाते हैं। तो जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उभयचर प्राणी। और जिसमें नर, ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, है ना, या उभयलिंगी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो शार्क होता है, शार्क में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन होता है, इनमें मेल और फीमेल दोनों का जो संलयन होगा वो मादा, जो शार्क मादा होगी उस मादा शरीर की कहाँ होगा, अंदर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, बी होगा कि शार्क में। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, ये एमनियोसेंटेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं उल्व भेदन, क्या बोलते हैं, उल्व भेदन। ये उल्व भेदन की एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा कई सारी चीज़ों का पता लगता है। अब क्या क्या पता लगता है, जैसे ये, ठीक है, यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर ये क्या है, भ्रूण पल रहा है, ठीक है, ये यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर क्या है, भ्रूण है। तो इस भ्रूण के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ या जो आनुवंशिक विकार बोलते हैं, ये इसको पता लगाने के लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ एक क्रिया और होती है जो लिंग की जांच, ठीक है, किसकी जांच, लिंग की जांच की, जो माँ के गर्भ में जो बेबी पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो ये उल्लंघन की क्रिया जो आप चैप्टर नंबर कब अपनाई गई थी, रीज़न इसका अपनाने का ये ही था कि अगर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती, जिससे हम लोग क्या बोला, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, एक ऐसी बीमारी होती है जिससे वो ज़्यादा एज तक नहीं जिंदा रह पाते, उनकी कोई जीवन का एक महत्व ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो इस जांच की जो हमारी गवर्नमेंट है ये जांच निकाली, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि अगर माँ के गर्भ में कोई बच्चा है तो वो जन्म से पहले पता लग जाए कि इसमें कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, अगर है तो उसको दवा के बेस पे ठीक किया जा सके, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसे भी आनुवंशिक विकार होते हैं जिसको हम दवा के बेस पे नहीं भी ठीक कर सकते हैं तो उसके लिए एमटीपी की सलाह दी जाती है, किसकी, एमटीपी की, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेटरी प्रेगनेंसी, जिसको हम बोलते हैं गर्भपात, ठीक है। लेकिन ये अब क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई। क्यों कर दी गई है, क्योंकि ये तो मानव के फायदे के लिए किया जा रहा था, लेकिन जो मानव है वो क्या क्या लिंग जांच की, अगर लड़की होगी तो उसको गर्भ में गर्भपात करा दिया जाएगा और अगर लड़का होगा तो उसको दुनिया में लाया जाएगा, ठीक है। तो इनमें जो ये परीक्षण किया जाता है, इनमें क्या होगा, एमनियोटिक द्रव्य का, यानी कि एक जो भ्रूण है, ये भ्रूण क्या करता है, एक झिल्ली से कवर होता है। हमेशा कोई भी भ्रूण है, वो भ्रूण जो होता है, एक बच्चा जब तक माँ के गर्भ में है वो एक झिल्ली से क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। उस झिल्ली में क्या होते हैं, एमनियोटिक द्रव्य। तो इसी एमनियोटिक द्रव्य का लैब में परीक्षण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि लड़की में या लड़की जो भी भ्रूण है, जो भी बेबी शिशु है, उसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और उसके द्वारा ये भी पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से तो बंद कर दिया गया। अब अगर जो भी करता है तो उसके लिए जेल भी है, कुछ पैसे का जुर्माना भी है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपके क्या होंगे, सी होंगे कि एमनियोटिक द्रव्य का, कि एमनियोसेंटेसिस जिसको बोलते हैं उल्लंघन द्वारा विश्लेषण होता है, तो एमनियोटिक द्रव्य का, क्योंकि इसी द्रव्य के द्वारा इन सारी चीजों का पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। अब ये क्या है, मानव है, ठीक है, मानव में क्या है, जो मेल गैमीट है, ठीक है, मानव का जो क्या है, मेल गैमीट है। तो इस मेल गैमीट के ऊपर एक टोपीनुमा क्या होती है, संरचना पाई जाती है। इस टोपीनुमा संरचना में ठीक है, देखो यहां पे होते हैं न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र, ठीक है, क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। अब गुणसूत्र होंगे कहाँ, ध्यान दो, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या बोले कि इसके अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। क्या होगा, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, ये डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, अलग अलग जो लक्षणों की वंशागति होती है, तो अलग अलग लक्षणों की वंशागति की क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे जीन पाए जाते हैं। तो देखो गुणसूत्रों की संख्या तो निर्धारित होती है, लेकिन यहाँ पे जो जीन की संख्या क्या वो निर्धारित नहीं होती, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन है। तो ये जीन क्या है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब इन्हीं जीन की क्या होती है, वंशागति होती है, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण, जैसे अभी हमने क्या बात की कि उल्लंघन के द्वारा
क्या किया जा रहा है कि कोई भी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसका पता लगाया जा सके। तो वो डिसऑर्डर बेबी में आए कहाँ से, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जो इसका डीएनए, उसके पिता का, जनक का जो डीएनए है उसमें कहीं न कहीं आनुवंशिक बीमारी थी, इसीलिए उसके बच्चे में भी क्या की गई, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जीन क्या है प्रेजेंट है, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमेशा वंशागत होते रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वर्णाध्यता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये क्या होती है वंशागत। अगर किसी ने की फैमिली में, अगर किसी आपके घर में किसी को है तो ये जरूर है कि आपकी पिछली पीढ़ी में था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम का जो निर्माण होता है ये होता है गाल्जी काय के द्वारा, क्योंकि गाल्जी काय का कार्य होता है एंजाइम को बनाना, एंजाइम का पाचन करना, तो गाल्जी काय के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। और ये एंजाइम है, ये क्या करते हैं, पाचन, क्योंकि जो भोजन का अगर हम कोई भी भोजन खाते हैं उस भोजन का डाइजेशन, तो भोजन को पाचन कौन करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो हमारा लीवर है वो एंजाइम को स्रावित करता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं और पैनक्रियाज के द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने के कार्य। तो इसी तरह यहाँ पे जो एक्रोसोम पाया जा रहा है, एक्रोसोम जो बना है गाल्जी काय का, तो जब ये अंडिस के पास जाता है तो ये एक्रोसोम की वजह से ये भेदने का कार्य करता है, एक दूसरे से संलयित होने के कार्य करते हैं। तो ये बने किसके होते हैं, तो गाल्जी काय के द्वारा बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब गाल्जी काय है क्या, तो गाल्जी क्या क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं। सेल ऑर्गन्स क्या मतलब क्या होता है, कोशिका का अंगक, क्या बोलते हैं, कोशिका का अंगक होते हैं। तो कोशिका के अंगक में कई सारे होते हैं। अब इसी कोशिका के अंगक में एक गाल्जी काय के द्वारा किसका निर्माण हुआ, एक्रोसोम का। अब इसी में यहाँ पे आपको क्या मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, कोशिका के अंगक ही होते हैं। अब इनका कार्य होता है एनर्जी देना, क्या देना, एनर्जी देना। और ये एनर्जी जो होती है एटीपी के फॉर्म में देना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी मिलती है। अगर सबसे ज्यादा कोई एनर्जी देता है तो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सटोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब स्पर्मेटिड जो है, इस स्पर्मेटिड का क्या होता है, कायांतरण होता है, जिससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये सटोली कोशिका इसको क्या करती है, पोषण देती है, तभी तो एक शुक्र कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी। इसके बाद ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती, ये लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा मेल में जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं उनका स्रावण होता है, और इनके स्रावण से ही शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये राइट होगा कि एंड्रोजन स्रावित होता है तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा जो मेल का हार्मोन्स है, एंड्रोजन हार्मोन्स, उसका क्या होगा, स्रावण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है। देखो जब मैंने चैप्टर 3 में आपको मानव के बारे में, मानव जनन में हमने दो टॉपिक एकदम मेन पढ़ी थी, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में, ठीक है, एक मेल में, ठीक है, और फीमेल में, इन दोनों में कुछ कुछ देखो क्या होंगे। ये तो होगा आवश्यक अंग, ठीक है, क्या होंगे, आवश्यक, या आवश्यक ना कह के प्राथमिक अंग, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग के साथ साथ क्या होते हैं, सहायक अंग, सहायक अंग, और सहायक अंग के साथ साथ एक क्या होती है, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथि। तो देखो अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में प्राथमिक अंग क्या होगा, वृषण, ठीक है। सहायक अंग क्या होगा, वृषण पालिका, ठीक है, वृषण जालिका, शुक्रनलिका, शुक्रवाहिका, सॉरी शुक्रनलिका नहीं, शुक्रवाहिका, ये सारे क्या होंगे, सहायक अंग होंगे। अगर सहायक ग्रंथि क्या होगी, शुक्राशय, ठीक है, क्या होगी, शुक्राशय, प्रोस्टेट, ये सारे क्या होंगे, सहायक ग्रंथि होंगी। इसी तरह अगर महिला में प्राथमिक अंग क्या होगा, ओवरी होगा, ठीक है। अब सहायक अंग में क्या होगा, ओविडक्ट होगा,
क्या होगा, ओविडक्ट, ओविडक्ट के साथ साथ यूटेरस, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रंथियां क्या होगी, यहाँ पे बल्बोयूथरल, कई सारी यहाँ पे ग्रंथियां भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो देखो निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है, तो शुक्राशय नर सहायक ग्रंथि है, प्रोस्टेट भी नर सहायक ग्रंथि है और बल्बोयूरेथ्रल भी नर सहायक ग्रंथि है। लेकिन ये जो तुम्बिका है ये क्या है, नर सहायक ग्रंथि नहीं है। ये तुम्बिका जो है ये क्या है, सहायक अंग है, किसका, एक स्त्री का, एक मादा का सहायक अंग है, जो ओविडक्ट का एक पार्ट है। और ओविडक्ट का एक पार्ट में तुम्बिका को हम बोलते हैं एम्पुला। यही एक ऐसा स्थान है जहां पे निषेचन की क्रिया, ठीक है, किसकी क्रिया, निषेचन की क्रिया होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी की तुम्बिका जो है वो नर सहायक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। अब ये कोई स्त्री है, स्त्री में क्लीवेज हो गया, जायगोट हो गया, ये सारी क्रिया होगी। अब क्लीवेज के बाद जो भ्रूण का क्या होता है, रोपण होता है, ठीक है, भ्रूण का क्या होगा, अंतरोपण। अंतरोपण कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर। जैसे ये क्या है, गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय जो होती है 3 परत से मिलकर, ठीक है, ये अंदर की, तो ये एंड्रोमेट्रियम होती है, ये मध्य परत होती है। तो एंड्रोमेट्रियम के बाद ये जो मध्य परत होती है इसी में भ्रूण का रोपण होता है। तो जब किसी भी भ्रूण का रोपण होगा तो जो ब्लड का, ठीक है, जो ब्लड का क्या होता है, रुधिर का जो निर्माण होता है, हमेशा क्या बोलते हैं कि जो रुधिर का उद्भव हो रहा है किससे हो रहा है, मेसोडर्म से। मेसोडर्म से क्यों हो रहा है, क्योंकि मध्य परत में ही भ्रूण का क्या होता है, रोपण होता है, ठीक है। तो देखो मारुला अवस्था में, गैस्ट्रुला अवस्था में, ब्लास्टुला अवस्था में या नीरुला अवस्था में, तो ब्लास्टुला अवस्था में ही क्या होगा, भ्रूण का रोपण होता है। ब्लास्टुला अवस्था मारुला की पहले की है और गैस्ट्रुला ब्लास्टुला के बाद की है। रोपण होने के बाद क्या होगा, गैस्ट्रुल भवन होगा, जिसमें आँख का आना, बाल का आना, सर का, सारी चीज़ों का क्या होगा, विकसित होना, लेयर का विकास होना, ये सारी क्रिया होगी गैस्ट्रुला भवन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आपके क्या होगा, 13 का भी बी सही होगा कि बी, ठीक है, कि ब्लास्टुला अवस्था में स्त्री में रोपण होता है, किसका, भ्रूण का। उसके बाद क्या आती है, सगर्भता आती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता। अब यहाँ पे 4 हार्मोन्स है, HCG है, ठीक है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और LH है। तो मानव अपरा के द्वारा कौन सा एक ऐसा हार्मोन्स है जो नहीं स्रावित होता है। तो यहाँ पे ये जो LH है इसको हम बोलते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। तो ये मानव अपरा के द्वारा नहीं स्रावित होते हैं, ये होते हैं मास्टर ग्लैंड के द्वारा, मास्टर ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते। बाकी आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और HCG ये सारे मानव अपरा के द्वारा स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे डी सही होगा कि LH जो होता है वो मानव, यानी कि जो हार्मोन्स जो मानव अपरा के द्वारा स्रावित नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म से होता है, मस्तिष्क का, रुधिर का, फेफड़ा का या यकृत का। वही बात होगी, क्योंकि रोपण किसी भी भ्रूण का रोपण क्या हो रहा है, मध्य परत में हो रहा है, तो विकास भी क्या होगा, मेसोडर्म से। तो आप क्या होगा, रुधिर का जो विकास होता है वो मेसोडर्म से होता है, जो मध्य परत, ठीक है। जो जनन परत, बाह्य त्वचा, अंत मध्य परत और अंत त्वचा देखेंगे तो मध्य परत से क्या होता है, रुधिर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब आपके आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 हमने क्या देख लिए ऑब्जेक्टिव, अब हम 10 क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि वृषण के 2 कार्य लिखिए। अब बिल्कुल इजी सा है, इसके पहले आपने एकदम इजी तरीके से समझ लिए कि वृषण के अंदर क्या क्या हो रहे हैं, उनके कार्य क्या हो रहे हैं। तो देखो आप आंसर में क्या लिखोगे, पहला, नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। वृषण जो होगा वो जो मेल हार्मोन्स होता है, ठीक है, जो मेल हार्मोन्स कौन सा, टेस्टोस्टेरोन का क्या करना, स्रावण करता है। और उसके साथ साथ नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। तो हार्मोन्स का स्रावण करना वृषण का कार्य है, शुक्राणु का फॉर्मेशन करना वृषण का कार्य है। तो ये क्या होंगे, 2 कार्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
सर्टोली कोशिकाएं पर टिप्पणी लिखी। सर्टोली कोशिका, अब इससे डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, पीछे आप समझ चुके हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है ये क्या होगी, वृषण की शुक्र नलिकाओं में आलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। यानी कि जब आप शुक्र जनन की क्रिया पढ़ते हो तो शुक्र जनन की क्रिया के दौरान जब स्पर्मेटिड यानी शुक्र का कयांतरण होता है तो जो शुक्राणु परिवर्धनशील हो रहा होता है वो शुक्राणु में उसका कयांतरण होता है। शुक्र कयांतरण की जब क्रिया होती है उस टाइम ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, उसको पोषण देने का कार्य करती है जिससे कि वो शुक्राणु में चेंज हो जाए। क्योंकि जो स्पर्मेटिड होते हैं कुछ इस अवस्था में होती है, जब कयांतरण होता है, ठीक है, जब कयांतरण होता है तो कयांतरण होने के बाद एक कुछ इस अवस्था में आते हैं, तब उसमें टेल का, हेड का और जो मध्यवक्ष, जो माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारी चीज़ों का विकसित होता है। लेकिन तब जब तक ये होता है तब तक इसमें नहीं हुआ होता। ठीक है, नेक्स्ट, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। अब लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं क्या है, तो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। वृषण के अंदर जो लीडिंग सेल होती है क्या होगी, जो लीडिंग सेल होती है वो लीडिंग सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावित करती है जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। देखो, जैसे ही एक लड़के की किशोरावस्था आएगी उसमें GnRH हार्मोन्स का स्रावण होगा। कौन सा, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावण होगा, ये कार्य करेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे। अब हाइपोथैलेमस का है भाई, ब्रेन में, क्योंकि जो हमारी मस्तिष्क कई प्रकार की होती है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस पे कार्य करेगा। हाइपोथैलेमस कार्य करेगा मास्टर ग्लैंड पे, और मास्टर ग्लैंड ही क्या करेगी, LH और FSH का स्रावण करेगी। ठीक है, तो LH और FSH के स्रावण से ही यहाँ पे मेल जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का क्या होगा, स्रावण होगा, जिससे शुक्राणु निर्माण होगा। और शुक्राणु निर्माण के साथ साथ जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, ठीक है, जो जनन अंग होते हैं वो विकसित होंगे। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास, जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, शरीर चौड़ी हो जाना, ये सारे क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो ये कब होगा, जब एक मेल के अंदर हार्मोन्स रिलीज होगा तब। ठीक है, तो वृषण की लीडिंग कोशिकाओं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो ये इनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शुक्राणु की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। किसका, मानव शुक्राणु का। ये डायग्राम यहाँ पे गलत लगा है, हम बनाएंगे किसका, मेल गैमीट का। ये तो मानव अंडाणु की संरचना है ना, लेकिन यहाँ पे पूछ किसका आ रहा है, शुक्राणु का। देखो, ठीक है, हेड वाला पार्ट्स, मिड वाला पार्ट्स, और क्या हो जाएगा, टेल वाला, जिसमें आपको क्या क्या दिखेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, आपके बुक में जरूर दिया होगा। टोपिनवा भाग को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, ये मध्य वक्ष होता है, और इस मध्य वक्ष के अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। क्या होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये क्या है, टेल वाला पार्ट्स है। तो ये आपके क्या करने हैं, सिर्फ डायग्राम आएगा तो आपको डायग्राम बनाने, इससे सुंदर डायग्राम बनाने। ठीक है, अब ऐसे नहीं बना देने। नेक्स्ट, तुम्बिका संकीर्णन पथ संधि का मादा
जनन नाल से क्या महत्व है। अब जो तुम्बिका संकीर्ण पथ यानी कि जो तुम्बिका है ओविडक्ट, ठीक है। अब ये कोई भी महिला का क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक महिला है और इस महिला का क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र, जिसमें देखो थोड़ा सा पतला आगे चौड़ा और चौड़ा होने के बाद एक कीप नुमा संरचना बनाएगा, इधर भी चौड़ा, चौड़ा के बाद कीप नुमा संरचना और इसी संरचना में पेयर में क्या होंगे ओवरी होंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं संकीर्ण पथ, संकीर्ण या संकीर्ण पथ कहते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं तुम्बिका, क्या कहते हैं तुम्बिका, तुम्बिका को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पुला। ये जो होती है इसको बोलते कीप, ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को बोलते कीप, ठीक है। और इसको बोलते हैं झीलरी, झीलरी इंग्लिश में बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी। ये क्या है ओवरी है, क्या है ओवरी यानी कि अंडाशय है। देखो अब यहाँ पे संकीर्ण पथ एम्पुला पूछ क्या रहा है कि तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि का मादा जनन नाल में जो मादा जनन नाल है या मादा जनन तंत्र है उसमें क्या महत्व है। तो फैलोपियन नलिका के तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थान पर अंडाणु व शुक्राणु से निषेचन होता है। देखो जो तुम्बिका है और ये क्या है, ये संकीर्ण पथ है और ये क्या है तुम्बिका। तो यहीं पे क्या होता है जो अंडाणु शुक्राणु का क्या होगा निषेचन होगा। तो जो शुक्राणु है जैसे ही क्या हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो शुक्राणु है वो कहाँ जाएगा संकीर्ण पथ से होते हुए कहाँ प्रवेश करेगा एम्पुला में। और यहाँ पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होगी। तो इन दोनों का यही महत्व है किसमें निषेचन, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन में महत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। नर के वृषण जनिक उपकला कोशिकाओं से, जो नर है जो जनिक उपकला कोशिकाएं क्या है नर्म जर्म कोशिकाएं, तो जो वृषण के अंदर जो जननिक उपकला कोशिकाएं या जो नर्म जर्म कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को ही शुक्रजनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में होता है, ठीक है। यानी कि ये एक वृषण है, इस वृषण के अंदर ये वृषण पालिका है और इस वृषण पालिका के अंदर क्या है ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं और इस शुक्रजनक नलिकाएं के अंदर क्या है नर्मजन्म कोशिकाएं हैं। तो इस नर्मजन्म कोशिकाओं के अंदर इसकी क्या होगी जो जननिक सेल होगी, क्या होगी जो ये जननिक सेल होगी ये क्या करेगी अर्धसूत्री विभाजन, क्या करेगी अर्धसूत्री विभाजन करेगी और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करेगी किसका स्पर्म का निर्माण करेगी, ठीक है। किसका स्पर्म का निर्माण करेगी, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग जो क्रिया होती है उस क्रिया पे क्या करने हैं टिप्पणी करने हैं। अब देखो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो होती क्या है। सबसे पहले निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्रावण करता है, ठीक है। निषेचन से पहले ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के दौरान जो एग होता है वो कहाँ पहुंचेगा तुम्बिका में पहुंच जाएगा। तो जैसे ही वहां पे स्पर्म आएगा, ठीक है, तो फ्यूज होने से पहले संलयित होने से पहले जो ये अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाणु है ये कहाँ है तुम्बिका में है, ठीक है। स्पर्म यहाँ पे आ गया है लेकिन यहाँ पे जो निषेचन की क्रिया वो भी नहीं हुई है। तो निषेचन से पहले ही ये जो ओवम होता है ये क्या करता है फर्टिलाइजिंग का स्रावण करता है, क्या करेगा ये फर्टिलाइजिंग का क्या करेगा स्रावण, यहाँ पे क्या कर रहा है फर्टिलाइजिंग का स्रावण कर रहा है, ठीक है। या शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है। जब ये क्या करेगा इस फर्टिलाइजिंग का स्रावण किया, फर्टिलाइजिन का स्रावण किया, तो फर्टिलाइजिन का स्रावित करने के बाद ये जो शुक्राणु की सतह है इस सतह पे क्या करता है एंटी फर्टिलाइजिन नामक क्या होगा ग्राही होगी,
ठीक है, क्या होगी, ग्राही होगी। उस ग्राही से क्या करता है, क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है। आसंजन होने के बाद आप देख तो ये एक अंडाणु की जो संरचना होती है, ठीक है, ये अंडाणु है, अंडाणु के अंदर 2 लेयर होती है, ठीक है, क्या होती है, 2 लेयर होती है। 2 लेयर कौन कौन सी, ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, और बाहरी को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना, अब यहाँ कोरोना की बात नहीं हो जाएगी, ठीक है, कोरोना रेडिएटा पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। देखो जैसे ही दोनों पास आएंगे, ये अंडाणु क्या करेगा, फर्टिलाइजिन का स्रावण करेगा। ये फर्टिलाइजिन क्या करेगा, जो शुक्राणु होगा उसकी सतह पे क्या करेगा, एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से कार्य करेगा। तो जैसे ही एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से कार्य करेगा, तो यहाँ की जो कोरोना रेडिएटा है, तो इस कोरोना रेडिएटा में ये जो शुक्राणु होगा वो घुस के, ठीक है, भेद के क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये जोना पेलुसिडा की लेयर हमेशा बनी की बनी रहती है, और दोनों में क्या हो जाएगा, आसंजन, आसंजन से क्या हो जाएंगे, संलेत, और संलेत होने के बाद क्या बना देंगे, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या देखते हो कि यहाँ पे कई सारे लगी रहते हैं, कोशिश में कई सारे होते हैं, ठीक है, कोशिश में तो कई सारे होते हैं, लेकिन पहुंचता वही है जो सबसे क्या होता है, पावरफुल होता है। यानी कि जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वही क्या करता है, अंदर जाता है और संलयित होता है। संलयित होने के बाद एक संतति का, एक नए जीव की क्या करता है, विकास करता है, जो फिर उसका ग्रोथ होगा, गर्भाशय में उसका पालन होगा, फिर क्या होगा, दुनिया में आएगा, वृद्धि होगा, परिपक्वता आएगी, वो भी रिप्रोडक्शन करेगा, अपने नई जाति को जन्म देगा, फिर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। यानी कि ये क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है, उसका स्रोत बताइए। अब जैसे ही प्रसव की क्रिया हुई, यहाँ पे क्या हुआ, रोपण हो गया, ठीक है, संलयन हो गया, रोपण हो गया, 9 मंथ पूरा भी हो गया। अब सबका गर्भकाल अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ मानव की बात हो रही है, क्योंकि चैप्टर ही मानव जनन से है, तो बात किसकी हो रही है, सिर्फ मानव की हो रही है ना। तो शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावण करता है और उसका स्रोत बताइए। तो देखो जैसे ही प्रसव की क्रिया हुई, तो प्रसव के बाद जो अपरा होती है, जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली प्रसव के बाद कुछ टाइम बाद वो भी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो देखो शिशु जन्म के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध स्रावित करता है। एक महिला के अंदर, एक स्त्री के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। यही प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करते हैं, जैसे एक शिशु का जन्म हुआ, जैसे ही प्रसव की क्रिया हुई, वो क्या करेगा, दुग्ध का स्रावण करेगा, ठीक है। और यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। ध्यान दो, सारी जो पीयूष ग्रंथि को हम ऐसे ही मास्टर ग्लैंड नहीं कहते। रीजन क्या है, किशोरावस्था आ रहा है, वो पीयूष मास्टर ग्लैंड कर रहा है ना, द्वितीय लैंगिक लक्षण आ रहे हैं, वो मास्टर ग्लैंड कर रहा है, जनन अंगों का विकास मास्टर ग्लैंड कर रहा है, हार्मोन्स का स्राव उसी के आधार पे हो रहा है। इसके साथ साथ जब एक शिशु का जन्म भी हो रहा है, तो उस शिशु को जो दूध पिलाना है, मिल्क पिलाना है, वो भी कौन कर रहा है, मास्टर ग्लैंड। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपिंड होता है, उसी अग्रपिंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, और यही प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्रावण की वजह से दुग्ध स्रावित होते हैं। यानी कि जो क्या होगा, स्तन होगा, स्तन के आगे का पार्ट जो निप्पल होगा, निप्पल से क्या होंगे, मिल्क निकलेंगे। इसीलिए माँ का जो पहला दूध होता है, बच्चों को हमेशा क्या होता है, पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लड़ने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो वृषण की जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। जो द्वितीयक लक्षण वही बात हो गई, और जो जनन अंग है, जनन अंग विकसित होंगी तभी क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, ठीक है। तो ये सारे इनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आर्तो चक्र एलएस सर्च की महत्ता बताइए। आर्तो चक्र में, आर्तो चक्र होती है जिसको बोलते हैं एक मासिक धर्म की अवस्था होती है, जिसकी 3 प्रवस्थाएं होती है, स्रावित अवस्था, अंडोत्सर्ग की अवस्था, और एक होती है मासिक अवस्था, जिसको मासिक धर्म भी बोलते हैं। इसकी क्या होगी, 3 प्रवस्थाएं होती हैं। तो आर्तो चक्र के मध्य में एलएस सर्च अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, ठीक है।
यानी कि एक जो संतति का निर्माण हो रहा है, एक जाति का जो अस्तित्व बन रहा है, तो वो LH जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स है, इसी के स्रावण से जो अंडोत्सर्ग की, जो ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, जो एग निकल की, ठीक है, ओवरी से कहाँ जाएगा, तुम्बिका में जाएगा, तो तुम्बिका, ओवरी से तुम्बिका में जाने के लिए ये LH सर्ज ही वर्क करता है। तो इसका यही महत्व है, अंडोत्सर्ग की क्रिया को करना, ठीक है, किस क्रिया को करना, अंडोत्सर्ग की क्रिया को करना ही LH सर्ज का महत्व होता है। किसमें, आठव चक्र में, क्योंकि ये जो आठव चक्र है इसकी कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, 3 प्रवस्थाएं होती हैं। कितनी, 3 प्रवस्थाएं। पहली होती है स्रावित अवस्था, स्रावित अवस्था, ठीक है। दूसरी है अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। तीसरा है मासिक धर्म, जिसको हम MCB कहते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं, कई नाम से जाना जाता है, ठीक है, रजोधर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो स्रावित अवस्था है, इस स्रावित अवस्था में कहाँ से ग्लैंड के द्वारा, किस ग्लैंड के द्वारा, मास्टर ग्लैंड के द्वारा LH, ठीक है, LH और FSH का क्या होता है, स्रावण होता है। तो इस LH और FSH के स्रावण से इनमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन्स, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होने के बाद एक अंडे का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। तो जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही इस LH का क्या होगा, लेवल हाई होगा, तो यहाँ पे जो अंडे का निर्माण है, ये अंडा क्या करेगा, अंडोत्सर्ग की ओव्यूलेशन के दौरान जो ओविडक्ट है, ठीक है, ओविडक्ट का जो एम्पुला वाला पार्ट्स होता है, यहाँ पे ये पहुँच जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यही इसका LH सर्ज का कार्य होता है। अब ये एम्पुला में पहुंचा, यहाँ पे अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई। ये क्रिया होती है मासिक धर्म के जो लास्ट का जो पहला से 14वें दिन होता है, ठीक है, कितने दिन, 14वें दिन पे मासिक धर्म समाप्त हुआ, उसके बाद जो 14वां दिन होगा वो क्या होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। अब यहाँ पे 14वें दिन में यहाँ पे जो एग है, अब ये एग यहाँ पे आ गया है, जब ये क्या होगा, निषेचित नहीं होगा, निषेचित नहीं होगा, तो गर्भाशय के अंदर जो एंड्रोमेट्रियम की लेयर होती है वो क्या होती है, टूट के ब्लड के साथ बाहर निकलने लगती है। इसी को बोलते हैं मासिक धर्म, पीरियड या मासिक अवस्था, ठीक है। तो ये है आठव चक्र। और जिस बच्चे ने अभी चैप्टर नंबर 3 जो मानव जनन है वो नहीं पढ़ा होगा, वो जाके इसी चैनल पे पढ़ लेगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसको जितनी भी चैप्टर 1 से 8 हो चुके हैं वो वहाँ पे मिल जाएगा। अगर जिसको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी, उसमें पूरी एकदम डिटेल में मैं बताई हूँ। अब यहाँ मैं डिटेल में तो बताऊँगी नहीं, क्योंकि डिटेल बताने में बहुत लंबी क्लास जाएगी, ठीक है। तो आपके काम है कि इन सारी चीज़ों को याद करने हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो आठव चक्र की अवस्था होती है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपके मानव जनन, वंशागति का आणविक आधार, वंशागतिता विविधता के सिद्धांत, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये सारे एक ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर चांसेस क्या होते हैं, आपकी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट से तो 14 नंबर आपके फिक्स है आपके एग्जाम में। दूसरी यूनिट आती है जो आपका वंशागति का आणविक आधार है, वंशागतिता विविधता का सिद्धांत है, और इसमें एक विकास वाला चैप्टर है, जिसमें से कुछ में कट गया है, कुछ में नहीं कटा है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो 18 नंबर के पूछे जाते हैं। किससे, आपके विकास वाले वंशागति का सिद्धांत, आणविक आधार। तो वंशागति और विविधता के सिद्धांत में हमने मेंडल्स लॉ पढ़ा है, वो भी आपका 1 शॉट हो चुका है। उसके बाद वंशागति का आणविक आधार, वो भी आपका 1 शॉट हो चुका है। तो जितने भी बच्चे हैं वो नहीं पढ़े हैं, वो इसी चैनल पे जाके वो उनको मिल जाएगा। अगर वो आप पढ़ लोगे, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको तो ये सारी जितने भी क्वेश्चन थे वो समझ में आएंगे, कौन सी क्रिया कहाँ से हो रही वो भी समझ में आएगा। लेकिन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत होगी। और इसके साथ साथ फिर मैं वापस से बताऊंगी कि जिसको एकदम है कि नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए मौका है, इस मौके का लाभ उठाइए। और इसमें आपको 2-2 बैच प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करिए। छोटी सी अमाउंट में फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर जितनी यहाँ की फ़ीस है, जितना आपसे लिया जाएगा, उससे मुझे लगता है कि अगर आप एक दिन में खा पी के उड़ा दोगे या
मान लो कम कंजूसी करोगे तो 2-4-10 दिन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से पैसे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है, एक बैच के साथ नहीं 2-2 बैच, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो यहाँ पे ज्वाइन होकर अपनी जो तैयारी है उसको आप बेहतरीन बनाइए, ठीक है। क्योंकि आपको 12th का जो एग्ज़ाम है वो बार बार नहीं देना है, और बार बार नहीं देना है, और अपनी जो मौज मस्ती है उसको क्या करना है, साइड में रखने हैं। और मौज मस्तियों को साइड में रखने के साथ साथ आपको एक जगह ठहर जाना है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं, कोई फोर्स नहीं कि नहीं आप यहाँ आओ ही, आपको जहाँ लगे, लेकिन कहीं किसी न किसी भी कोचिंग में, ऑनलाइन में ऑफलाइन में एकदम ठहर जाओ अब, क्योंकि अब ठहरने का मौका आ गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो 25 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एकदम रेडी कर लेना। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर आऊँगी अगली क्लास में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।